इस सब्सटेंस के साथ ऐड किया जाए, वो किसी एक को डिस्प्लेस कर दे और बन जाए ACO प्लस बी। और इसके बाद हमने कहा था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि AB+CD हो और वो बन जाए AC+BD, या वट एवर द सिचुएशन। वी कॉल्ड दिस एज एडिशन रिएक्शन। इसी में से न्यूट्रलाइजेशन निकाल के हमने एसिड बेसिस को पढ़ा था। वी कॉल दिस एज डिकम्पोजिशन। वी कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट भी इसके लिए नाम इस्तेमाल होता है। आप कभी अगर फर्दर स्टडी में केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और आप अमेरिकन बुक्स को देखेंगे, उन्होंने सिंगल रिप्लेसमेंट इसका नाम लिखा होगा। एंड वी कॉल दिस एज डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटे लेट हो आज आप, बाई चांस क्लास भी लेट हुई है, लेकिन आपको तो नहीं लेट होना चाहिए। हमने एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को डिटेल से पढ़ लिया, और ऐसे ही हमने नमूने के तौर पे इनको 3D रिएक्शंस कह ली। अब बारी आ गई बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने की। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम जो बच्चे नहीं हैं प्लीज़ तेज़ी से कॉलें और डांट डांट शांट के मेहरबानी करें भाई। आप लोग केमिस्ट्री क्लास आधी छोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या लेंगे। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक प्रॉब्लम को मसला। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, एंड दैट नेम इज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, एक दो मिनट बाद हम इस बात को स्टडी कर लेंगे। मैं इसकी एग्जांपल सबसे पहले लिखवा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। हम इसको एक्वस बनाते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं ताकि आयोनाइज हो जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक कंपाउंड है AgNO3। ये भी एक्वस है, हम इसको पानी में डालते हैं। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम कर देते हैं मिक्स। क्या कर देते हैं इनको? जब हम इनको मिक्स करते हैं तो क्या इस बात का चांस है कि रिएक्शन हो या नहीं? कोलिजन हो, रिएक्शन का चांस तो है। रिएक्शन का चांस है, क्या होगा कि नहीं होगा? इस केस में तो होगा। एक्चुअली जो मैंने भी रखी है, क्या हमेशा होता है? इसकी भी मैं आपके सामने डिस्कशन कर। इस केस में क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड डेवलप होगा, और सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होगा। ये वो वजह है कि जिसकी बेसिस पे हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। हम इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसकी वजह से आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, सॉलिड बन, क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है। किस किस्म का सॉलिड होता है ये? वो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। हम शरबत नहीं मिक्स करते खांसी वाला, वो पानी में व्हाइट से कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। पानी डालते हैं दवाई बनाने के लिए, और उसको हम मिलाते हैं बच्चे को पिलाने के लिए। देखा जब, तो वो उसमें थोड़ा सा पिछुआ आप हाथ दें, थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड सा नहीं, फिटकरी क्या बना हो, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कभी भी आपको ये अक्सर स्विच में आपको ये नजर आ रहा है। अच्छा, इस वजह से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, भाई सोडियम नाइट्रेट के अंदर सिल्वर क्लोराइड डालें, सोडियम नाइट्रेट के अंदर सिल्वर क्लोराइड डालें, तो ये आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर? व्हाई आर दे नॉट डूइंग दैट? उसकी रीजन नंबर वन, भाई वो जब हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड डाले थे, दोनों आयनाइज हो गए। दोनों क्या हो गए थे?
ये भी एक्वा साइन का होगी एक्वस। इन्होंने सोडियम और क्लोरीन आपस में, क्लोराइड आइन और सोडियम आइन ये आपस में अलग अलग कर देते हैं, पैक करातियां कर देते हैं नो। जैसे बच्चे बच्चे के साथ आप जाएंगे किसी शॉपिंग मॉल में, तो बच्चा नहीं पेरेंट के साथ उधर उधर कर रहा होता है, अल्टीमेटली उसको बाहर निकालने के फैमिली को, तो अपना बच्चा लेकर बाहर निकल जाएगी। यस। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट था, उस पर आप गेम कर लेते, ठीक है, बाहर निकले तो कठी टीम बाहर निकल सकती है। लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये तो इन्होंने ना, ये वो है, वो उम्र में नहीं होता ऐसे बाजू पकड़ा होता नहीं है, मिले ऐसे बच्चों का साथ है तो बाजू पकड़ा होता है, छेड़ना जाए। अब ये तो पैदा हुई सॉलिड फॉर्म, आई थिंक इनकी रिएक्शन का चांस भी दूसरा। और उसको आवाज नहीं जा रही होगी, अजी आपको आवाज नहीं जा रही ना? नो सर, क्लियर नहीं है। वो मुझे भी एहसास हुआ, कनेक्टेड नहीं था, वो आवाज आ रही है। यस सर, अब आई है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बात। सोडियम क्लोराइड जो है वो तो आयनाइज्ड है, यानी सोडियम और क्लोराइड आइंस जो हैं ये मैंने एग्जांपल दी कि ये लोग जैसे मॉल में हम जाते हैं तो बच्चे और फैमिली कभी कभी बच्चे आगे पीछे भाग रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो जनाब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से फैमिली यूनिट बन जाता है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वा से आयनाइज हुआ हुआ। लेकिन ये तो AgCl वो जैसे उम्रे पे एक दूसरे का बाजू पकड़ा होता है और अलहदा होते ही नहीं, तो ये तो कभी सॉलिड है, ये आयनाइज हुआ ही नहीं, तो इनका रिएक्ट करने का चांस कम हो गया। दिस इज रीजन नंबर 1। क्या ये रीजन मैंने लिखवाई है? नहीं, ये रीजन मैं लिखवा नहीं रहा, क्योंकि एक केमिकल रीजन भी है इसकी, एक और रीजन भी है इसकी, इसकी एक और भी रीजन, एंड दैट रीजन लाइज इन रिएक्टिविटी सीरीज। हमने एक और ट्रेंड भी इनका याद करना है, इसलिए हम जरा इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को एक दो बार फिर से जरा कॉपी कर लेते हैं। देखें, जब भी आयनाइजेशन हो रही है तो क्या हो रहा है? आयनाइजेशन हो रही है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है? होता ही है इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यार एक सेकंड में जरा इस फोन पकड़ा लो, उनको बज रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। फाहद, यार ये फोन सर को पकड़ाना है, खुद रख लेना, और सर को कहना कोई बच्चे हैं जो आपकी मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको हो नहीं रही, कॉलें आ रही थी, देख लें प्लीज, ये मैम को बेटे जब दो टू आयोनिक कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन देयर aqueous state, aqueous state का क्या मतलब हुआ? आयोनाइज हुए हुए हैं। जल्दी आना, जल्दी, केमिस्ट्री क्लास इतनी मिस नहीं करनी, जल्दी आना जल्दी। आयोनाइज हुए हुए हैं, फिर क्या होता है? देयर आर, एक तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, पुत्र तुझे काम पे ध्यान देना है, तुझे इधर ध्यान नहीं देना, आप तीनों यार एक काम नहीं करते, अब वो लास्ट सीट्स पे चले जाओ। सर, देयर आर टू मोर कैटाइंस एंड टू मोर एनाइंस, ब्रैकेट में लिख लें अदर देन H पॉजिटिव एंड G आयरीन। Irha said that she'd join in 15 to 20 minutes. She's out the house. अच्छा अच्छा, कोई बात। देयर आर टू मोर एनाइंस और कैटाइंस अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है जी। अब आपको पता है ना हमेशा क्या होता है, मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है? मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को। तो इधर तो मोर रिएक्टिव मेटल भी किसी ना किसी के साथ अटैच्ड है, लेस रिएक्टिव भी किसी ना किसी के साथ अटैच्ड है। तो हमें ऑलरेडी क्या पता है? हमें ऑलरेडी पता है कि मोर रिएक्टिव कैटाइन, कैटाइन से क्या मुराद है? मेटल आइन, मेटल पॉजिटिव आयन रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव कैटाइन। भाई वो अभी मुझे सवाल मेरा ये है कि सिल्वर अगर लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो सिल्वर नाइट्रेट से तो सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है, उसको सिल्वर क्लोराइड से क्यों नहीं डिस्प्लेस कर रहा? रिएक्शन देख रहे हैं ना आप? यहां तक की बात को अगर मैं सिर्फ मद्देनजर रखूं, तो ये जो सोडियम है, इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये इसको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ भी तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, अब क्यों नहीं डिस्प्लेस कर रहा? अब डिस्प्लेस नहीं कर रहा का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं
जो एनाइन अटैच्ड है उसकी रिएक्टिविटी की भी कोई इन्वॉल्वमेंट आ गई है, उसकी रिएक्टिविटी की भी कोई इन्वॉल्वमेंट आ गई है, उसकी रिएक्टिविटी की भी कोई इन्वॉल्वमेंट आ गई है। तो क्या होता है जनाब, लेस रिएक्टिव कैटाइन। कैटाइन से मुराद फिर से लिख देता हूं यहाँ पे भी ताकि आपके जहन में बैठा रहे, मेटल पॉजिटिव आइन। मेटल पॉजिटिव आइन, पुत्र इसको बैग में डालो फोन को, काम पे ध्यान दो 100%। तो जो भाई लेस रिएक्टिव एनाइन है, लेस रिएक्टिव एनाइन जो है रिप्लेसेस लेसर रिएक्टिव एनाइन। तो असल में यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट इस वजह से कहलाती है। कैटाइन मोर रिएक्टिव चाहता है कि मोर रिएक्टिव के लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर दे, और लेस रिएक्टिव एनाइन चाहता है मजीद लेसर रिएक्टिव को वो क्या कहते हैं रिप्लेस कर दे। यानी उधर वो रिएक्टिविटी को देखना कहाँ से होता है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, और इधर देखना होता है कि कम रिएक्टिव कौन है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा किसकी, टाइटैनिक की। किसकी एग्जांपल दूंगा, टाइटैनिक देखी है सबने? क्या होता है टाइटैनिक के अंदर, स्टोरी सुनिए टाइटैनिक मूवी की। टाइटैनिक मूवी को छोड़ देते हैं और टाइटैनिक के वाकये को देख लेते हैं। टाइटैनिक के बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हैं कि टाइटैनिक में बहुत बड़ी तबाही हो गई थी, बड़े लोग मर गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, वगैरह वगैरह। जब टाइटैनिक में लोग मरे थे तो क्या हुआ था, असल में मरने से पहले के वाकये पे गौर करना। मैंने बार बार कहता होता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा वाकये के एंड को दिखाते हैं। हमारे यहाँ एंड कहते हैं जनाब गजवा बदर आप जीत गए हैं, तो वो वहां से स्टोरी शुरू करते हैं। नहीं भाई, जीतने से पहले स्टोरी, असल स्टोरी उससे पहले है कि पता है मरने लगे हैं फिर भी खड़े हैं। हमारे यहाँ करबला के बाद की स्टोरियों पे हम जोर लगाई रखते हैं। भाई पहले की स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? जब अभी पता है कि सामने मर जाना हमने, हमें अब कोई हल नहीं, हमारे बच्चे भी मार दिए जाएंगे, हमारी औरतों के साथ जिल्लत कराई जाएगी, तब क्या सिचुएशन है, तब क्या फैसला है? हमारे यहाँ खरगोश और कछुए की कहानी में बाद को देखते हैं, बाद में क्या हुआ है जी, कछुआ जीत गया। भाई पहले को देखो जरा, अभी लड़ाई, अभी रेस शुरू नहीं हुई, पता है हार जाना है, फिर भी रेस लड़ने का, रेस में भागने का फैसला किया हुआ है। टाइटैनिक की स्टोरी में भी आपने पहले को देखना है, बाद को नहीं देखना। पहले क्या होता, सारे बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब लोग, मोटे पतले, सबने मारे जाना, नजर तो यही आ रहा है। उस वक्त फैसला होता है कि अब इनको बचाने के लिए जितने राफ्ट्स के अंदर लोगों को डाला जा सकता है, सेफ्टी बोट्स में डाला जा सकता है, डालें और उनको बचाएं। बचाने से क्या मुराद है, जहाज के साथ ना वो डूबे, तब तक पता नहीं मदद पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। पहुंच जाए तो बच जाएगा, ना पहुंची तो नहीं बचेगा। वो अपने जैक वाली स्टोरी सुनी है ना, वो सारे उसको कहते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो को, भाई उधर तेरे लिए भी तो जगह थी, तू क्यों नहीं फट्टे पे चढ़ गया है, बच जाता। सही है। वो एवेंजर्स देखिए, आप में से कौन कौन एवेंजर्स या मार्वल सीरीज फॉलो करता है, कोई है मार्वल का? यस, यू सीन एवेंजर्स राइट। वो उसमें ब्रोलिन का पूरा नाम मुझे जॉश ब्रोलिन है, वो जो थैनोस बना था। वो कहता है यार कॉमिक कॉन पे गए हैं कभी आप लोग? एक टॉक शो में कहता है जी गए हैं कॉमिक कॉन पे। साथ उसके बैठे होते हैं वो प्रोफेसर चार्ल्स जिसने प्ले किया था, बड़ा मशहूर एक्टर है, मुझे भूल गया। दो तीन एक्टर्स और बैठे होते हैं, मेरा ख्याल है ये कोई, मुझे याद भी नहीं कौन सा शो था। कहता है यार कॉमिक कॉन मैं नहीं, मुझे अजीब लगता है कॉमिक कॉन। बाकी एक्टर कहते हैं एवं यार इतना मजा आता है, सारे फैंस आपको इतना फॉलो करते हैं, बड़े डाई हार्ड फैंस होते हैं। कहता है हाँ बड़े डाई हार्ड फैंस होते हैं, वो अच्छे होते हैं। फिर एक वो फैंस आते हैं जो ज्यादा ही डाई हार्ड होते हैं, उनको बहुत ही पता होता है। कहते हैं एक बंदा मेरे पास आया, कहता है यार तुम जब थैनोस थे तो तुम्हारे पास पावर थी कि तुम एक चुटकी बजाओ तो आधी दुनिया गायब हो जाए, और तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, आधी मखलूक को क्यों मार रहे थे? क्योंकि रिसोर्सेस कम पड़ गए हैं, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, प्लैनेट्स डाई आउट करें। कहते हैं अगर तुम्हारे पास एक चुटकी बजा के ये पावर थी कि आधी मखलूक मर जाए, तो ये भी तो पावर थी, एक चुटकी बजाओ आपके रिसोर्सेज डबल हो जाए। समझ रहे हैं आप? खैर, असल सिचुएशन होती स्टोरी से पहले, आपने बचाना है। आपको नहीं पता लोग बचाने पहुंच रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपने फिलहाल जहाज में से राफ्ट में डालना है। तो बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, छोटे भी हैं, पतले भी हैं, दुबले भी हैं, मोटे भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। पहले राफ्ट में किसको डाला जाएगा, जो स्ट्रांग है जो वीक है? जो वीक है, पहले किसको बचाने की कोशिश की जाएगी? इधर टाइटैनिक ही चल रही है, इधर क्या चल रही है? वो कहेंगे जो पहले लेस रिएक्टिव है ना, इसने नहीं बचना, इसने पहले इसको पकड़ो। तो मोर रिएक्टिव क्या करता है, पहले उसको पकड़ता है। दोनों में से जो लेस रिएक्टिव होता है पहले किसको पकड़ता है? उसको। इधर मोर रिएक्टिव वाला चक्कर खत्म हो जाता है। याद रहेगी ये बात अब?
अब इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को एक दफा फिर से कॉपी कर लेते हैं। क्या था जी हमारे पास? इसको ऐसा करते हैं कि मुझे जगह छोड़नी चाहिए थी यार इनको लिखने के लिए, जगह नहीं छोड़ी, चले ऐसे हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। हाँ जी जनाब, मेडल्स की पहले क्या था जी? प्लीज सेंड, बोले आपको वो याद कराने के लिए, मुझे तो पता। हाँ, लाइन्स, कैट्स, मंकीज एंड, अब कार्बन लिख रहा हूं लेकिन इसको इग्नोर कर दे, कलरफुल जीब्रास इन टू लवली हॉट कंट्रीज, मोर सेड जनरल परवेज। ये हमारी आ गई रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की। यस, तो ये आ गया जनाब हम लोग मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक हो गया। अब जरा एनाइंस की बना लेते हैं। क्या था वो जुमला? फॉर सम पीपल, फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इनर हैप्पीनेस, के लिए ओएच नेगेटिव। राइट, राइट। इसमें क्या हो रहा था भाई? हाँ जी, इसमें क्या होता भाई? बोले हैं इसके अंदर कौन किसको रिप्लेस कर रहा था? कौन किसको रिप्लेस कर रहा था जी? क्लोराइड कर रहा है रिप्लेस किसको? नाइट्रेट को। क्लोराइड रिप्लेस कर रहा है किसको? नाइट्रेट को। ठीक है जी। एक सेकंड, सिर्फ एक चीज छोटी सी मैं आइडेंटिफाई कर लूं, फिर उसके बाद आगे कहता हूँ। छोटी सी एक चीज आइडेंटिफाई करना था मुझे। मैंने पहले लिखवाई है आपको कि नहीं ये बात? मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पहले लिखवाई है कैटाइंस एनाइंस की नहीं? बस ये लिखी हुई है। और हमने एक टेबल, प्रोडक्ट टेबल एक जगह पे किया था। जी, कैटाइंस जो हमने कहा था डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, प्लीज तवज्जो, क्या होता है इन डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी सीरीज को? क्या होता है? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि पोटेशियम? पोटेशियम। तो उन्होंने कहा डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी। लेकिन हमने कहा था जो हमारे ये होते हैं एनाइंस, इनके अंदर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती है। क्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन से। इसी चीज को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है इस रिएक्टिविटी सीरीज में भी। अब इसमें हमने क्या किया है, एनाइंस में रेडिकल एनाइंस भी डाल दी हैं। आपने जेन में रखना है ये ज्यादा रिएक्टिव है। इरहा नहीं थी आई, उसका मैसेज आया था। मुझे उसने बताया था, क्या नाम, आयरीन ने बताया था कि वो कह रही है मैं 15-20 मिनट बाद ज्वाइन करूंगी। आयरीन और किंजा आ गई हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो बका के पेरेंट्स को ना बुलाऊं, लेकिन अब क्या करूं। उसकी मदर को ही मैसेज करना है। उसकी मदर को कहना है कि सर कह रहे हैं कि मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं आपको तंग ना करूं, लेकिन मुझे एक दफा आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। उसके फादर भी आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जरूर आए, मैंने आपसे मिलना है। अबू बकर के बारे में हमारी कोई, उनसे मेरी कोई बात हुई थी, उसी को डिस्कस करना है। ठीक है, जब भी मौका मिले, आज आ जाएं, कल आ जाएं, सैटरडे को आ जाएं, लेकिन आ जाएं, उनसे मैंने मिलना।
अच्छा जी, तो आप जरा देखिएगा, सॉरी फॉर दिस, आप देखिएगा कि क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है कि नाइट्रेट? नहीं, नाइट्रेट ज्यादा रिएक्टिव है। तो असल में डबल डिस्प्लेसमेंट में ये क्लोराइड रिप्लेस करना चाहता है किसको? नाइट्रेट। मोर रिएक्टिव किसके साथ चला गया है? लेसर रिएक्टिव के साथ, कि लेस रिएक्टिव चला गया है लेस रिएक्टिव के साथ? जरा गौर कर। लेस रिएक्टिव ने लेसर रिएक्टिव को देखें रिप्लेस किया, तो जो मेटल्स में लेस रिएक्टिव था वो उनमें से लेसर रिएक्टिव के साथ ऐड हो गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये भी बात हम नहीं नोट कर सकते। नोट क्यों नहीं कर सकते? कहीं पे आपको ये भी चीज मैंने कहा था, केमिस्ट्री कौन सी है? ऑब्जर्वेशनल साइंस है। कौन सी साइंस है? तो यहां भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आगे जाके आपको ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें इस रूल पे भी सारे एलिमेंट्स फुलफिल, सारे कंपाउंड्स फुलफिल नहीं हो रहे होंगे। तो फिर सर हम कैसे इनको याद करेंगे? क्या हर रिएक्शन याद करना पड़ेगा? अगर आप कर रहे होते ना मैट्रिक, तो आपको ये रिएक्शंस पढ़ने ही नहीं पड़ते। मैट्रिक की केमिस्ट्री इतनी सौखी होती है, इतनी सौखी होती है, इतनी सौखी होती है कि वो जो आपने शुरू में नहीं एटॉमिक वो चीजें पढ़ी, बहुत आसान होती है मैट्रिक की केमिस्ट्री। पता नहीं ये लोग मैट्रिक की केमिस्ट्री का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने भी मैट्रिक किया है, हम लोगों ने जब मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ी थी, हमारी मैट्रिक में पहुंचने से पहले की जो क्लासेस थी उसके अंदर इतनी केमिस्ट्री हमने पढ़ ली थी कि ओ लेवल में अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे। मैंने बहुत चीजें ऐसी पढ़ी हैं अपने जमाने में मैट्रिक से पहले केमिस्ट्री में, मैट्रिक में भी नहीं, मैट्रिक से पहले पढ़ाई गई हैं। शायद हमारे टीचर्स यहाँ तो वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट थे, तो वो साइंस के अंदर में इतना कुछ पढ़ाई जाते थे जो ए लेवल में मैंने पढ़ाई है बाद में, ओ लेवल में नहीं आज तक पढ़ाई हुआ मैंने। और मैं ओ लेवल कम से कम, ओ लेवल की केमिस्ट्री कम से कम मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मे भी इससे ज्यादा। जो मुझे याद है, जिसको सबसे पहले ओ लेवल की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था उसका मेडिकल का लास्ट ईयर चल रहा है अब, और वो उस टाइम पे अभी कहाँ किस ग्रेड में था? 7th ग्रेड में था जब मैंने उसको केमिस्ट्री पढ़ाई थी, और अब वो मेडिकल का उसका लास्ट ईयर चल रहा है। कितने काफी साल हो गए हैं। अब जरा आगे चलते हैं भाई। यानी वो हाउस जॉब कर रहा है अभी, यानी उसने 6 साल ये गुजार लिए, 2 साल वो, 6 2 8, 2 साल ओ लेवल के, 2 10, और 2 साल उससे पीछे 12 साल कम से कम हो गए मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। कंटिन्यूस जो पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले जो पढ़ाई होगी वो तो पढ़ाई होगी, ये कंटिन्यूस केमिस्ट्री पढ़ाते हुए ओ लेवल की 12 साल से ज्यादा टाइम हो गया। और ए लेवल में वो बातें पढ़ाई हैं जो मैंने अभी मैट्रिक में भी नहीं पढ़ी थी। इसका मतलब हमारा मैट्रिक वाली केमिस्ट्री बहुत नीचे गिर गई है अब, बहुत नीचे चली गई है। फिजिक्स में नहीं नीचे गए इतने, फिजिक्स नेक टू नेक काफी करीब है। फिजिक्स फिजिक्स में कई चैप्टर ऐसे उन्होंने डाले हुए हैं जो आपके ए लेवल में पढ़ने के हैं। जैसे हमने ग्रेविटी को टच ही नहीं किया, वो ओ लेवल में कराते हैं टच, और मैट्रिक में टच कराते हैं। लेकिन अगर आप एफएससी कर रहे हो तो पहला उसूल क्या होता है रिएक्शंस का? कि आपने याद ही करना है। क्या करना है? अगर आप कर रहे होते हैं ना एफएससी, तो क्या करें? जब आप लोग एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं ना, आपको एफएससी वालों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है, उनको रिएक्शंस याद होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता उनको रिएक्शंस। ये एंट्री टेस्ट में आप लोगों को एज मिल जाता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होता है। उनको कोई ऐसा रिएक्शन सामने आ जाए जो उन्होंने कभी, क्योंकि मैं एंट्री टेस्ट पढ़ाता हूं तो मुझे तो दोनों से डील करना पड़ता है, उनको कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जो उन्होंने पहले नहीं देखा हुआ, वो फंस जाते हैं। आपको कोई रिएक्शन ऐसा आ जाए जो आपने पहले भी देखा हुआ है, तो आप फंसे रहते हैं। कब? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो हमें क्या क्लियर करना है? कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ पार्ट हम भी याद करेंगे। हम क्या याद करेंगे? हम बेटे याद करेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या याद करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। किस पे डिपेंड करती है असल में? सॉल्युबिलिटी पे। ये वो चीज है जो ऑब्जर्व करके हमें जब नजर आई कि सॉल्युबिलिटी का कोई असर है, तो ये हमने देखा हर जगह पे अप्लाई हो रही है। बाकी चीजें कहीं ना कहीं उसके एक्सेप्शंस हैं। केमिस्ट्री के बारे में मीम्स ही ये बनती हैं कि रूल पढ़ा दिया जाता है, रूल पढ़ाने के बाद बताया जाता है इसमें एक एक्सेप्शन है। लेकिन सॉल्युबिलिटी वाले में एक्सेप्शन हमारे पास इस डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। हमेशा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का इशू बनेगा। किसका इशू बनेगा? अगर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट बनती होगा, आपको नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि वरना अगर आयनाइज रहेंगे तो फिर तो बार बार रिएक्ट करते रहेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम, एक्वस फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा? बार बार रिएक्ट करते रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब? अब एक मेजर बात हम लिखने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, अब ये बात किसकी बात हो रही है? सॉल्युबल की। व्हेन टू सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स, शॉर्ट से भी बाहर निकलते हैं, हम कंपाउंड पे आते हैं।
व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड्स, सॉल्युबल से क्या मुराद है, यानी इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट फिजिकल स्टेट होती है या केमिकल स्टेट होती है? एक्वस स्टेट कौन सी स्टेट है? इट्स नॉट अ फिजिकल Physical. स्टेट। फिजिकल स्टेट्स वही तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड और एक्वस स्टेट कौन सी स्टेट है? केमिकल स्टेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट, आयनाइजेशन हो रही है ना। इन एक्वस स्टेट आर मिक्स्ड विद ईच अदर, आर मिक्स्ड, तो क्या होता है? अ सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड जिसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसे हम? कभी आप लोगों ने चाय पी है? यस। अगर चाय बन के आ जाए और थोड़ी देर आपके सामने पड़ी रहे, आप पिए ना, तो क्या होता है? वो प्रेसिपिटेशन। दैट्स प्रेसिपिटेशन। जो दैट्स प्रेसिपिटेशन फॉर यू। वो हमेशा इसी तरह नहीं होती, छोटे छोटे पीसेस में भी हो सकती है, राइट? मुझे एग्जांपल नहीं याद आ रही किसके साथ ऐसे होता है, छोटे छोटे पीसेस में चीज बनी होती है। मक्खन, मक्खन, क्रीम। कॉफी पे क्रीम डालते हैं ना, कभी कुछ लोग होते हैं कॉफी के ऊपर क्रीम डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसके क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से। दैट्स अ प्रेसिपिटेट फॉर यू। ठीक है। हम्म। अ सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड, ये क्या मैंने लिखा हुआ है यार, कैसा मैं जाहिल आदमी हूँ। आप लोगों ने नहीं कहना, अच्छा मैं नहीं कहना सिर्फ। अ सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड एंड, यहां लिखना था, एन इनसॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड, ये होता है प्रेसिपिटेट, जो सॉल्युबल नहीं होता। केमिस्ट्री में ना प्रेसिपिटेट के लिए पीपीटी भी लिख लेते होते हैं, वैसे तो कंप्यूटर में पावर पॉइंट के लिए लिखते हैं, केमिस्ट्री में पीपीटी प्रेसिपिटेट के लिए लिखते हैं। इज फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन इज दस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहां तक को मसला प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन? को मसला? यहां तक को कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? चाह रहे हो खुश दिल? ओके, अल्लाह हाफिज। जल्दी कर, जल्दी, शाबाश। मैम बात सुनिएगा, वो एक आपने मुझसे ना आज करा के जाना है काम, घर में भूल जाऊंगा नहीं तो, क्योंकि कोई मीटिंग आई होती है जब आप लोग जाते हैं, तो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता। आपने एक काम मुझसे करा के जाना है, यानी मुझे बार बार बज बज करना है। सर एक तो ए लेवल की डेट शीट भेज दें, दूसरा इनकी जो अगले हफ्ते मॉक एग्जाम है उनकी डेट शीट भेजनी है, ताकि मैं घर ना जाऊं बनाए भेजे बगैर। हो गया नोट डाउन? चले आगे? नहीं, जल्दी कर लें, कोई बात नहीं, कर लें। रिवीजन चल रही है ना साथ साथ? कौन बच्चा है जो अभी भी टॉपिकल सॉल्व नहीं कर रहा? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब सबको टॉपिकल है, मैं चेक करूंगा कल। तो वो उठाए मेरे टॉपिकल लेके आएंगे, मैंने क्या फिर मुझे गुस्सा आएगा। मैंने कहा है टॉपिकल को, मैंने आपको उस्तादी वाला गुर बता दिया है। गुर क्या बताया है? टॉपिकल के दो टुकड़े करें। कितने टुकड़े करें? घर में वो वाला टॉपिक सॉल्व करना है जो आजकल पढ़ा रहा हूँ, और इधर यहाँ लाके वो वाला सॉल्व करना है जो पहले पढ़ा चुका हूँ, ताकि पिछले टॉपिक में से कुछ बोलता हो फौरन आप रिमीडियल में क्या दोबारा पढ़ाओ। और जो घर में सवाल नहीं सॉल्व हो रहा, टॉपिकल उठा के लाने की जरूरत नहीं है, ले आओगी तो कोई मसला नहीं, एक टॉपिकल ले जाने लाने में कोई मसला नहीं होता। तो ला के उसको सर्कल करना है, लाजमी सर्कल किया हुआ होना चाहिए कि सर ये नहीं हो रहा सवाल, तो मैं वो सवाल सॉल्व कराऊंगा या कहूंगा इसमें से कुछ पार्ट है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में सॉल्व होगा। सर्कल क्यों करना है? ताकि जब भी वापस रिविजिट करो पता हो ये कॉन्सेप्ट में भूली थी या भूला था, और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज एंड रिकॉल करना। गुड इनफ? यार एक काम करेंगे रोहान, प्लीज ये पर्दे के पीछे जाएं, इसमें ना खिड़की खुली हुई है मेरे ख्याल में, वो देखें बंद होती है। हम्म। अच्छा इसी के बंद हो, रहने दो फिर भाई, रहने दो, बाहर से बंदे ही ना गिर जाए नीचे। बाहर काम हो रहा है, पता नहीं है। अच्छा अच्छा।
यहाँ तक ओके हो गया, आप लिख लिया ना सबने? मैंने समझ, जल्दी लिखो यार, की हो गया है। अच्छा मैं आगे खड़ा हो गया था। अच्छा, thank God। मैं वैसे ही मुझे आदत है फ्रेम में आने की। यार बड़ी सी एलसीडी ले लें, हैं? मजा आएगा कसम। मैं ना आज बैठ के डिसाइड करना है यार, अल्लाह करे टच स्क्रीन वाली मिल जाए एलसीडी, तो वो लगाएंगे। नहीं तो दूसरी एलसीडी लगाएंगे आईपैड के साथ कनेक्ट करके उसको दिया देंगे। ये इसको उधर शिफ्ट कर देंगे या हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे उस क्लास पे। तो हमें उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए वैसे, उस क्लास में वो ज्यादा, दैट्स अ वार्मर क्लास। हम होंगे तो खुशी खुश, इतनी खुशबुएं आएंगी। तो लड़के इधर भेज देंगे ना। इस- अब लिख लिया होगा। अब सवाल, आयरीन, किंजा और इरा, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। राइट दी। मैं ज्वाइन कर रही हूँ की है तो मैं वो ये अभी वो बाद में लिखना नोट डाउन स्टार्ट कर कर। लेना, कोई कोई बात नहीं, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लो। हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और आप जल्दी से वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या मुझे मैसेज करना, मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख के कर लेना। और अभी यहाँ से राइट द आयोनिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं ऊपर वाला ही रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, कौन सा है? NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 और AgCl। बच्चों, मेरे मुल्क के प्यारे प्यारे बच्चों, आयोनिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या जरूरी है? इसके अंदर क्या हो? बैलेंस तो करनी है। क्या ये बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन? बैलेंस्ड है। आयोनिक लिखने के लिए बैलेंस होना जरूरी नहीं होता वैसे, लेकिन चलो बैलेंस कर ली। शाबाश। स्टेट्स लिखनी लाजमी है, स्टेट्स लिखनी, क्योंकि हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर ना चेंज हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही हो। ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, और ये सॉल्युबल नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मसला? अब जरा जनाब देख लेते हैं कि इनकी हम बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, आयंस, आयंस, आयोन्स। यार ये क्यों खुल जाता है दरवाजा बार बार? इतनी ठंडी हवा बाहर से आ रही है। मैं क्या, यकीन करो मैं इंतजार कर रहा था कोई कहे। यकीन करो, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस। मैं बार बार देख रहा था, अभी आप कहें, कोई तो कहे यार। जनाब, काम पे ध्यान दो बेशर्मो। अल्लाह करे लाइट चली जाए, दवाएं कर रहे हो देखो। अल्लाह करे लाइट जाए, लेकिन कब? क्लासेस खत्म होने के बाद। बट सारे मुझे पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे सर ये, स्पेशली मुझे कह रहे थे सर ये जो है ना, हरम जल्दी जल्दी भाग रही थी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। सर सर वहां गए, मैं कहा क्या हुआ, क्यों जल्दी जल्दी चलो? कहते हो आगे से कहती है सर लाइट आ गई ना, सर ने वापस बिठा लेना है। मैसेज कर दिया छुट्टी का, नहीं नहीं सर पिछली दफा भी ने मैसेज करके फिर वापस बुला लिया था, फिर उठा दिया था। फिर सर कहते हैं, मैंने उनको कहा नहीं, आज सर के चेहरे से पता लग रहा है आज छुट्टी दे दी है सर ने। अब क्या खैर, एन एक्वस में होगा तो ये क्या होगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये क्या होगा? Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आप देख लें कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई चेंज नहीं आया, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज। Na लेफ्ट साइड पे भी पॉजिटिव है, राइट साइड पे भी क्या है अली? Ag लेफ्ट साइड पे क्या है? 1 पॉजिटिव। राइट साइड पे Cl, दोनों साइड्स पे सेम है। नाइट्रेट बलाज दोनों साइड पे सेम चार्ज आ रहा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे तो कोई मसला, तो आयोनिक इक्वेशन में इस बेसिस पे तो हम नहीं कर सकते। अब क्या देखेंगे? फिजिकल स्टेट, कौन सी केमिकल स्टेट बल्कि कहना चाहिए। ये एक्वस है यहाँ पे, क्या उधर भी एक्वस है ये? यस, यहाँ पे भी एक्वस। ये Cl यहाँ पे एक्वस है,
क्या ये दूसरी साइड पे भी एक्वस है? नो, यहाँ पे ये सॉलिड है। क्या है यहाँ पे? जब सॉलिड है तो फिर आप देखें क्या ये आयनाइज हुआ? ये आयनाइज नहीं हुआ। सॉलिड है ना, तो ये आयनाइज। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे, AgCl सॉलिड। ये राइट साइड पे Ag एक्वस है, उस साइड पे सॉलिड में है। ये एक्वस है, उस साइड पे भी एक्वस है। जनाब, जिन्होंने ना अपनी फिजिकल स्टेट चेंज की ना आयनाइजेशन स्टेट चेंज की, उनको जरा देख लेते हैं। जिन्होंने ना अपनी केमिकल सॉल्युबिलिटी स्टेट चेंज की ना अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की, जरा उनको देख के इसमें से क्रॉस कर देते हैं। Na फॉल करता है जी, दोनों साइड पे सेम है। यस और नो? जनाब, यू आर गॉन। क्लोराइड आइन, नो जी। सिल्वर आइन, नो जी। नाइट्रेट आइन, यस जी। इधर भी एक्वस है, उधर भी। बचा गया हमारे पास भाइयों, बचा हमारे पास क्या? हमारे पास बचा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एंड दिस बिकम्स AgCl। यहां सॉलिड लिखेंगे, यहां एक्वस लिखेंगे, यहां एक्वस लिखेंगे, एंड दिस इज आवर आयनिक इक्वेशन। और यहीं पे लिख लीजिए, स्पेस बना ही लेते हैं। स्पेस कैसे बना लेते हैं? इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऊपर उसी पेज पे स्पेस बना देते हैं। यहीं पे लिख लीजिए प्यारे बच्चों, Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आर स्पेक्टेटर आइंस। पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि स्पेक्टेटर है, ठीक है? पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये स्पेक्टेटर आइंस है। कोई कंफ्यूजन? अब तक की बात का कंक्लूजन ये निकला है कि जनाब, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी। किस पे डिपेंड करता है ये सब कुछ? सॉल्युबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? तो फिर इसका मतलब है, मैं आगे चलने के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मजीद स्टडी करने के लिए, आपको फर्क पता लग रहा है एफएससी वाले बच्चे और ओए लेवल वाले बच्चे का क्या फर्क होगा? एफएससी वाला रिएक्शंस याद करेगा कि कौन कौन सा सॉल्युबल है, कौन कौन सा। ओए लेवल वाला बच्चे को भी याद करनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी, लेकिन सिर्फ कंपाउंड्स। किसकी याद करनी पड़ेगी? और कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी याद करने के लिए भी हम क्या करेंगे? निमोनिक बना लेंगे। हमने एक टेबल बनाया हुआ है। हमने क्या बनाया हुआ है? सारी दुनिया ने बनाया हुआ। कोई भी बच्चा किसी भी किस्म की केमिस्ट्री की किताब उठाए, उसमें आपको ये टेबल मिल जाएगा। इन्हीं निमोनिक्स के साथ मिल जाएगा। ये निमोनिक्स, कुछ निमोनिक्स मैंने अपने पास से बनाए होते हैं, कुछ निमोनिक्स मेरे अपने पास से बनाए हुए नहीं होते। किताबों में बचपन से चले आ रहे हैं, टीचर्स ने कईयों ने बनाए हैं, अच्छे लगे चला दिए। इंडिया के टीचर्स ने कोई निमोनिक बनाए होते हैं, कोई वहां से अच्छा लगा उठा लिया, कोई कहीं से, कोई नहीं मिला निमोनिक अपने पास से बना के याद कर लिया। आप में से जिसने मेडिकल में जाना, उसको याद रखना पड़ेगा, मेडिकल में बहुत निमोनिक्स चलाने पड़ते हैं, बहुत सारे निमोनिक चलाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं डॉक्टरों को याद ही निमोनिक से होती हैं चीजें। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डॉक्टर नहीं है फिलहाल। सो हमें बेटे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी चार्ट हम बनाने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बनाने लगे? सॉल्युबिलिटी चार्ट बनाने लगे। कितने कॉलम बना दिए जाए? एक बहुत पतला सा लाइन इधर ड्रॉ कर लें। आप ऐसा नहीं कर लेते कि पहले देख ही ले मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, पहले देख ही ले फिर टेबल बनाइएगा अपना।
चलो जी, काम पे। तो मैंने जब कहता हूँ ना कि देख लें, तो इसका मतलब होता है अपनी अटेंशन मुझे दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता आपस में गप्पे मारने लग जाए। ठीक है। ग्रुप वन सॉल्ट्स। ग्रुप वन सॉल्ट्स जनरली ये सॉल्युबल है। यस। कोई इसकी एक्सेप्शन है? कोई एक्सेप्शन नहीं। इसको याद रखने की जरूरत है? नहीं। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा कि नहीं? विल सोडियम क्लोराइड भी सॉल्युबल और नॉट? देखो ना, ना सुनो मुझे तो कल लगे रहो। हाँ, नहीं हुई। सोडियम किस ग्रुप में है? वन। सोडियम किस ग्रुप में है? सोडियम लिथियम पोटेशियम किस ग्रुप में है? वन। सोडियम लिथियम पोटेशियम किस ग्रुप में है? वन में। लिख ही दवा यार, तुसी लैको। लिथियम पहले लिखता हूँ। इधर तवज्जो बेटे, नहीं अगर रखनी तो फिर फायदा कोई नहीं क्लास में बैठने का, नोट्स ले लेना मेरे से। इधर तवज्जो रखो। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सॉल्युबल और नॉट? इज इट सॉल्युबल? सोडियम किस ग्रुप में है? तो फिर इसका सॉल्ट ग्रुप वन। सॉल्युबल ही। सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी से। सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं? सोडियम फॉस्फेट सॉल्युबल है कि नहीं? क्यों? ग्रुप वन के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है। सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है कि नहीं? लिखा नहीं हुआ जनरली सॉल्युबल? यस। एक्सेप्शन है कोई? नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं? है। लिथियम नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं? लिथियम क्लोराइड सॉल्युबल है कि नहीं? पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल है कि नहीं? सॉल्ट कैसे बनता है? या हैलोजेंस के साथ बनता है, या नाइट्रेट्स, या सल्फेट्स, या फॉस्फेट्स। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? भी क्लियर? इसका मतलब ग्रुप वन के सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। एमोनियम सॉल्ट्स। एमोनियम सॉल्ट्स कौन से हैं? NH4 पॉजिटिव जिनके साथ लगा होता है। क्या लगा होता है जिनके साथ? जनाब, ये सॉल्युबल होते हैं कि नहीं सॉल्युबल होते? तो याद क्या करना है जनाब, एमोनियम सॉल्ट्स भी सारे सॉल्युबल होते हैं। इनकी कोई एक्सेप्शन है? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसको याद करने के लिए कोई जरूरत है कोई चीज? नहीं, कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं। अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल और नॉट? अमोनियम सल्फेट सॉल्युबल और नॉट? अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल और नॉट? इसका मतलब अमोनियम के सारे सॉल्ट्स, लिथियम के सारे सॉल्ट्स, सोडियम के सारे सॉल्ट्स, पोटेशियम के सारे सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। आर। कोई कंफ्यूजन? आगे चलें जी। क्लोराइड्स। नहीं, क्लोराइड से पहले एक और लिख लेते हैं, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्यों पहले लिख रहा हूं? नाइट्रेट्स वो होते हैं जिनके साथ NO3 नेगेटिव होता है। जिनके साथ क्या होता है? इनको क्यों पहले लिख रहा हूं? क्योंकि ये भी सारे सॉल्युबल होते हैं। ये भी सारे सॉल्युबल होते। इनकी कोई एक्सेप्शन है? नो। कोई एक्सेप्शन इनकी नहीं। सारे सॉल्युबल होते हैं। हाँ जी जनाब। सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं? अब देखिए कैल्शियम किस ग्रुप में है? कैल्शियम ग्रुप 2 में है। कैल्शियम किस ग्रुप में है? कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं? कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि सारे नाइट्रेट सॉल्युबल। दोबारा चलते हैं। लिथियम नाइट्रेट सॉल्युबल है। लिथियम सल्फेट सॉल्युबल है। अब तक के जितने रूल्स पढ़े उनके मुताबिक चलेंगे। अब ग्रुप वन के हमने कहा सारे सॉल्युबल है। लिथियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। लिथियम सल्फेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। लिथियम क्लोराइड सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। किसको देख रहे हैं हम? सोडी ग्रुप को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ग्रुप वन को। कि सोडियम किस ग्रुप में है? ग्रुप। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है जी। पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल है, यस। पोटेशियम फॉस्फेट सॉल्युबल है, यस। क्योंकि हम किसको देख रहे हैं अभी? ग्रुप वन को। किसको देख रहे हैं? ग्रुप। यहाँ तो कंफ्यूजन। अब नाइट्रेट पे, अमोनियम पे आ जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अमोनियम आयोडाइड सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अमोनियम सल्फेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अमोनियम सल्फेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। क्योंकि अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है। अब आ जाते हैं नाइट्रेट पे। लिथियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। क्यों? ग्रुप वन है, हम लिथियम को देख रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है जी, ग्रुप वन में है, सॉल्युबल है। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है जी, सॉल्युबल है, हम ग्रुप वन को देख रहे हैं। ठीक। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है जी, हम अमोनियम को देख रहे हैं।
क्या कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल है? अब कैल्शियम ग्रुप 2 में है। अभी तक हमने ग्रुप 2 का कोई रूल पढ़ा, लेकिन नाइट्रेट का रूल आ गया। चूंकि लफ्ज नाइट्रेट लिखा हुआ है, सॉल्युबल है जी। मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है जी, सॉल्युबल है जी। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट सॉल्युबल है। क्योंकि नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल था ही अमोनियम की वजह से। कैल्शियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, किसकी वजह से? नाइट्रेट की वजह से। मैग्नीशियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, किसकी वजह से? नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, किसकी वजह से? नाइट्रेट की वजह से। अब सवाल सुनिएगा गौर से, कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल है कि नहीं? इन रूल्स के ऊपर है ना आपने, इन रूल्स को देख के क्या आप कैल्शियम सल्फेट के सॉल्युबल होने का फैसला कर सकते हैं कि नहीं? जी इराक, किंजा और आयरीन, आप लोगों ने भी बताना है। क्या कैल्शियम सल्फेट का फैसला इन रूल्स पे हो सकता है कि नहीं? क्या क्या है इसके अंदर? एक कैल्शियम है और एक क्या सल्फेट का रूल पढ़ा अभी तक हमने? नो कैल्शियम किस सर। ग्रुप में है? तो ग्रुप 2 का रूल पढ़ा हमने। ग्रुप टू। इसका मतलब हम कैल्शियम नो सल्फेट सर। का फैसला इसको देख के नहीं कर सकते। इसको देख के कैल्शियम सल्फेट का फैसला। एक और सॉल्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं इथेनोएट्स। क्या कहते हैं? इनका नाम इथेनोएट भी है, और इनको हम एक और नाम क्या देते हैं? एसीटेट्स। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4th हो गया। इथेनोएट और एसीटेट्स। एसीटेट्स क्या होते हैं? एसीटेट्स वो होते हैं जिनके साथ कौन सा ग्रुप लगा होता है? आपको याद होगा, हमने कल परसों इसका रिएक्शन पढ़ा था, CH3COO, ये ग्रुप इसके साथ लगा होता है। CH3COO, इसमें H को हमने सोडियम से रिप्लेस कराया था, रिएक्शन ये पढ़ा था। क्या ये भी सारे सॉल्युबल हैं? यस बेटे, ये भी सारे ही सॉल्युबल होते हैं, इनकी भी कोई सर एक्सेप्शन नहीं सी है, ओ इसमें ओ भी आपको एच याद। होता है। बेटे COOH होता है कंपाउंड न्यूट्रल। हमने कहा था इथेनोएट, उसको वो क्या कहते हैं, उस एच को रिप्लेस, जब सोडियम के साथ उसका रिएक्शन कराया था, वो एक एसिड होता है, ठीक है, और उसको हमने सोडियम से रिएक्ट कराया था तो बन गया था NaCH3COO। आप पिछले लेक्चर को रेफर करके उसको देख सकते हैं। अभी तो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नाइट्रेट ओके। जैसे ग्रुप है, ऐसे ही इथेनोएट और एसीटेट भी ग्रुप है। एच इसमें से निकाल दिया हमने, एच इसमें से हमने, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? जब एच लगा होता है, उसमें से ग्रुप कौन सा निकलता है? इथेनोएट। इथेनोएट भी सारे सॉल्युबल होते हैं। सोडियम इथेनोएट सॉल्युबल है कि नहीं? सोडियम को देखना ग्रुप 1 में। लिथियम इथेनोएट अगर होगा, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? लिथियम ग्रुप 1 में सॉल्युबल होगा। पोटेशियम इथेनोएट सॉल्युबल होगा कि नहीं? सॉल्युबल होगा ग्रुप 1 में, राइट। कैल्शियम इथेनोएट सॉल्युबल होगा कि नहीं? कैल्शियम ग्रुप 2 में। क्यों? क्योंकि अब हम इथेनोएट को देख रहे हैं। मैग्नीशियम इथेनोएट अगर होगा, सॉल्युबल होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि हम इथेनोएट को देख रहे हैं। एल्यूमिनियम इथेनोएट अगर होगा, सॉल्युबल होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम इथेनोएट को देख रहे हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक? को मसला, ये हमने सारे वो वाले कंपाउंड्स देख लिए जो से हमेशा सॉल्युबल होते हैं, हमेशा सॉल्युबल होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी। अब आ जाते हैं उन साहिबान पे जिनकी कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, जिनकी कोई ना कोई एक्सेप्शन होती। क्लोराइड्स, जितने भी क्लोराइड्स होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं। जनरली हम इसके बारे में कहेंगे यस, यस ये सारे सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनके यहाँ 4 एक्सेप्शंस हैं। लेकिन इनके यहाँ 4 एक्सेप्शंस हैं। Ag पॉजिटिव, Pb पॉजिटिव,
Hg पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, ये चारों सॉल्युबल नहीं, ये चारों सॉल्युबल। अब अगर आपने इनको इस तरह से देखना है कि सिल्वर, लेड, मरकरी और कॉपर है, तो सिल्वर, लेड, मरकरी और कॉपर, तो आप क्या याद कर लें? सम लव मोर कपड़े, नहीं, वरना एक मशहूर एक जुमला है, बहुत ज्यादा मशहूर है, एजी, पीबी, एचजी और सीयू से। वो क्या है? एजेड पीपल हैव कफ। कैंसर सही है, ठीक है। एजेड पीपल हैव कफ, एजेड पीपल हैव, ये किसके लिए है? क्लोराइड के लिए। किसके लिए है? क्लोराइड के लिए। किसके लिए? ठीक है। तो इसलिए मैं ये क्लोराइड के लिए ये बात याद रखाने के लिए एक अपनी तरफ से इजाफा करने लगा हूं। ये आपको नहीं मिलेगा जो मैं अपनी तरफ से इजाफा करने लगा, क्या? थोड़ा सा रेसिस्ट है बट याद रखने के लिए। कलर्ड एजेड पीपल हैव का, याद रही क्लोरीन के, क्योंकि चारों निमोनिक बच्चों को याद हो जाते हैं, ये नहीं याद रहता कौन सा निमोनिक किसके लिए है। आगे जाके हमने दो तीन और पढ़ने हैं ना, तो बच्चों को ये याद हो जाता है कि निमोनिक कौन कौन सा है, एजेड पीपल हैव का, अगले भी याद हो जाएंगे, ये नहीं याद रहता कौन सा किसके लिए। तो कलर्ड भी कलर्ड क्लोरीन के लिए, क्लोराइड के लिए, इसीलिए उसको अलग से लिख दिया। कलर्ड पीपल हैव, कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ, ठीक है। कलर्ड मैंने अपने पास पे डाल दी। मैं सर, जी जी जी, सुन रहा हूँ इधर। कलर, दोबारा बोलो बेटे, आपकी आवाज कट गई। आप कलर के अलावा कुछ भी लिख सकते थे और आपने कलर ही लिखा, कलर्ड। नहीं बेटे, समझ आई, आई एम सॉरी, आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बोल, ट्राई करो। नेवर माइंड। सल्फेट्स भी बेटे सॉल्युबल होते हैं आमतौर पे, सल्फेट्स भी आमतौर पे, लेकिन इनकी भी ना एक्सेप्शन मौजूद है। इनके अंदर एक्सेप्शंस बेटे 5 हैं। कितनी है? एजी, पीबी, सीए, एसआर, जूम आउट कर देता हूं, और बीए। सर बीए क्या है? पेरियम। आपको मुझे लगा था एसआर पूछना पड़ेगा, स्ट्रोंटियम होता। जी क्या हुआ? अब इसका भी एजेड पीपल से भी याद किया जा सकता है। एजेड पीपल वो होता है, एजेड पीपल कैन, कि वो आमतौर पे होता है एजेड पीपल कैन नॉट शो बैक्स, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको किस तरह से याद, मेरे ज़हन में जो मैंने याद किया, सम लव कैट्स, सम बियर्स। सिल्वर, लेड, मैंने वैसे मैंने ऊपर भी तो आपको दूसरा ही सम वाले बताया था ना। आपको अगर ये वाला याद करना तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एजेड वाले ही याद कर लेंगे। एजेड पीपल कांट सी बसेस, एजेड पीपल कांट सी बसेस, किसके लिए हम कर रहे हैं? सल्फर के लिए। तो इसको याद रखने के, सॉरी सल्फेट के लिए, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, सामने। चलो ये लिख लो, जो मर्जी लिख लो, याद करना है नमूने को। मैंने सिर्फ साथ ऐड क्या किया है अपनी तरफ से वर्ड, कलर्ड और सम। कलर्ड का मतलब है क्लोराइड के लिए बात हो रही है, और सम का मतलब है किसके लिए बात हो रही है, सल्फेट। नीचे नमूने, एजेड पीपल हैव कफ, सबको याद होगा, पूरी दुनिया में किसी ने भी कहीं से भी केमिस्ट्री पढ़ी उसको याद होगा कि ये कोई नमूने का है। एजेड पीपल कांट सी बसेस, किसी ने भी कहीं से भी केमिस्ट्री पढ़ी उसको ये बात याद होगी। वो आमतौर पे बच्चे भूलते कहाँ है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, बच्चे कहाँ भूलते हैं कि ये किसके लिए है नमूने का। तो क्लोराइड के लिए होता है एजेड पीपल हैव कफ वाला। तो कलर्ड एजेड पीपल हैव कफ।
और सल्फेट्स के लिए होता है एजेड पीपल कांट सी बसेस। तो सम एजेड पीपल कांट सी, याद रहेगी ये बात, कोई कंफ्यूजन? यहां से आगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री कल 2 और लिखने हैं, वो आमतौर पर सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए उनको कल के लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे।